अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑस्ट्रेलिया। और आप देख रहे हैं मैं आपका दोस्त साजिद तूरी। ये बात है 2007-8 की। और मैं अपने इलाके मोहल्ले में एक दफ़ा मेरी वालिदा बड़ी इंतहाई जैसे पहली दफ़ा मैंने अपनी वालिदा को देखा कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। अमूमन मेरी वालिदा की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही रौब-ताब और पूरे मोहल्ले में मेरी वालिदा की शख्सियत है वो मानी जाती है और वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ है। हमारे जो मोहल्ले की जितनी भी ख़वातीन हो, किसी भी एज हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो मैच्योर एज कोई बड़ी जो ख़वातीन होती है मेरी वालिदा से अक्सर अमूमन जो इलाकाई मसले होते हैं या कोई ख़ानदानी मसले हैं तो मेरी वालिदा से अक्सर मशवरा करने भी आते हैं। तो उन दिनों मैंने पहली दफ़ा देखा कि मेरी वालिदा मुझसे कुछ चीज़ शेयर करना चाह रही हैं और कह नहीं पा रही हैं। तो मैंने अपनी वालिदा से जो है खुद बढ़ के कहा, मैंने कहा कि हमारी पश्तो में वालिदा को मोर कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ परेशानी की बात है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। तो मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ कि इवन वालिदा और मेरे दरमियान जो कि हमेशा हम लोग चीज़ पे डिस्कस करते थे, ऐसे हालात में मेरी वालिदा भी मुझसे ये बात शेयर करते हुए थोड़ी शर्मा रही थी। तो बात स्टार्ट हुई अपने मोहल्ले की एक लड़की की और वो लड़की की एज 15 से 16 साल के दरमियान थी और कहना ये था मेरी वालिदा कि मेरे पास आई और उनका मसला था कि उनकी छाती में छोटे से एक दाना है और उसमें सूजन वगैरह भी हो रही है। तो जब मैंने मेरी वालिदा की मैंने देखा तो मैंने उनको कहा कि यार ये कोई आम सी बात नहीं है, तो मैंने ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा कुछ देखा है, ये कोई कर्मी दाना या कोई ऐसी कुछ नहीं है। मेरी बकौल मेरी वालिदा के कहना है कि रसूली वगैरह ना हो। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से जो है चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टरों ने उनको कहा है कि यार इसके प्रॉपर आपको एग्ज़ामिन करना है, प्रॉपर टेस्ट करना है। शक किया जा रहा है कि कैंसर वगैरह ना हो। तो वो बड़े गरीब लोग थे और उनके वालिद साहब जो है वो रिक्शा चलाते थे। वो दिन की जो उस वक़्त जो 2007-8 की इनकम थी वो 200 से या 250 थी। तो मुझसे ये कहने की ज़िक्र इसलिए किया है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, सेकंड में उन दिनों मेडिकल हेल्थ का स्टूडेंट्स था। तो ख़ैर मैंने अपनी वालिदा से कहा कि चलो मैं उनसे जो है अपनी जो हमारे वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके थ्रू से बात कर लेते हैं, उनकी जो भी क्वेरीज़ वगैरह है वो सारी पूछ लेंगे। शॉर्टकट ये कर देते हैं कि उनके पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह जब देख लिए हैं, जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, लैब्स वगैरह की जो हुए थे, पता चला तो उनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी और फिर उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर ने उनको बताया कि ये जो है खतरनाक भी हो सकते हैं अगर आप इसको लेट तक ले जाते। लेकिन अर्ली टाइम पे उसका जो है पता चला और उसका इलाज हुआ, 5 से 6 महीने प्रॉपर उसके इलाज होते रहे और वो माशाल्लाह ठीक-ठाक हो गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन यही था कि जब भी कोई उस लड़की की जब एज ऑफ 20-21 हो गई, तो जब उनके रिश्ता आता तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं कि उनकी जो है अब छाती कैसी है? तो ये एक बहुत बड़ा जो है उस वक़्त प्रॉब्लम थी। पूरे मोहल्ले में बात मशहूर हो गई थी कि फलाँ की बेटी जो है उनको एक प्रॉब्लम हुई थी। अब वो बेहतर है लेकिन उनके घर वाले कह रहे हैं, उनकी फैमिली कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं आता कि वो बेहतर होगी। मतलब इस तरह के जो माहौल बनते हैं। मजबूरन फिर उन लोगों का जो एक ही घर था, जो आखिरी आसरा था, वो बेच के वो मोहल्ला छोड़ के चले गए कि किसी और मोहल्ले में आबाद होते हैं ताकि जहाँ पे कोई हमें जानते नहीं। जाते हुए वो बड़े रो रहे थे, उनकी पूरी फैमिली, बच्चे बड़े, उनका दिल नहीं चाह रहा था। ये हालात ऐसे हो गए कि वो मजबूर हो गए, चले गए। अब जो है जब अभी ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो माशाल्लाह उन्हीं उसी बच्ची के 2 मेरे ख़्याल 2 बेटियाँ हैं और बड़े खुश हैं। जो लोग उनके बारे में जो बातें होती थी वो सारी जो है साबित हुई कि वो झूठ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये महीना है अक्टूबर का और अक्टूबर का महीना जो है पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है ओके, जो छाती का सरतान है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में ये जो है ये महीना मशहूर है कि हम लोग एजुकेट करें, ना सिर्फ़ औरतों को बल्कि मर्दों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपकी बेटी या आपकी बहू या आपकी पोती नवासी या आपके रिश्तेदार में कोई भी जो है इस हालत में है कि उनकी खुदा न ख़ास्ता अगर उनकी छाती का कैंसर है, वो तो है ही बीमार लेकिन आपके जो रवैया उनके साथ है वो उस वक़्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह है। तो ये सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे ये जो शो है, शो का टॉपिक भी आप देख रहे होंगे और आपने देखा भी होगा कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, उनकी अलामतें क्या हैं और कितना खतरनाक है, किस स्टेज पे आके दवाइयाँ काम करना छोड़ देती है, किस स्टेज पे आके हम कीमो करते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है ये कितने महीने चलता है, इन सब पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद आपसे हम मिलाएँगे हमारे आज के गेस्ट को भी। पाकिस्तान में मेजॉरिटी खवातीन ये मानती हैं कि उनको तो ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता। मुझे क्यों होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कैसा सवाल है? नो वे। गलत।
ब्रेस्ट कैंसर हर औरत को हो सकता है और पाकिस्तान में इसकी शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसीलिए रोश और गुल अहमद दे रहे हैं आपको एक डिस्काउंट कूपन, जिससे आप करवा सकते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से 7,000 का मैमोग्राम सिर्फ 1,000 रुपए में। अगर आप 40 की हैं तो हर साल का एक दिन अपनी जिंदगी के नाम कीजिए और मैमोग्राम जरूर करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी तशखीस उतना ही ज्यादा सेहतमंद जिंदगी का इम्कान। जी, अगर आप 40 साल की हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा मैमोग्राम लाज़मी कराइएगा, क्योंकि ये सवाल है आपकी ज़िंदगी का। और आज हमारी जो आज की जो हमारी गेस्ट है और जो इस टॉपिक के लिए ख़ास तौर पर हमने जो है उनको दावत दी है, क्योंकि स्पेशलिस्ट है इस फ़ील्ड में। डॉक्टर आयशा आज हमारी मेहमान होंगी। एमबीबीएस है, एफआरएसीपी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। हमारे वो तमाम दोस्त जो कि मेडिकल फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट जिनका जो महारत है वो कैंसर के मरीजों को ज़्यादा डील करती है। लेक्चरर है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में माशाल्लाह, और उसके साथ जो है प्रेज़िडेंट है एनज़ेप विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। हम जो है खुशामदीद कहेंगे हमारी आज की मेहमान को। डॉक्टर आयशा, आपको बहुत-बहुत जो है इस शो में खुशामदीद। और हम ये तो नहीं कह सकते कि इस मुबारक दिन में, बल्कि इस दिन में हम आपको जो है इनवाइट कर रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया परेशान है, ख़ास तौर पर हमारी बहनें और बेटी है वो परेशान हैं। और इस प्लेटफ़ॉर्म में को और इस शो को टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साजिद for your invitation. I'm feeling really excited to talk to my sisters, to talk to my ladies. I think it is a really great platform to be able to talk to them and to hear their concerns. And thanks to Sanji Awas for inviting me. We'll talk as we go, I guess. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, आप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, आप एएनज़ेड की प्रेज़िडेंट, सॉरी एनज़ेप की प्रेज़िडेंट हैं, साथ में आपकी जो फ़ील्ड है और सुबह से शाम तक उनमें टाइम निकालना, और कम्युनिटी के लोगों को ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं उनको अवेयर करना कि यार जो छाती का कैंसर है क्या है, इनकी अलामतें क्या है। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपको जो है एक तो बहुत-बहुत मशकूर हूँ, और पूरी उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है अमूमन बात की जाती है कि कैंसर के बारे में तो हम सुनते हैं कि यार कैंसर हो, जब भी किसी को हम सुनते हैं कि इसको कैंसर है, तो पहले चीज़ जो है जो दिल में आती है कि बस कि अब इनको मौत होने वाली है। थोड़ा सा बताइएगा कि कैंसर क्या है, और ये जो है जैसे खास तौर पर छाती के कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो छाती कैंसर के बारे में थोड़ा-सा भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है और इनकी अलामतें क्या होती हैं? बेसिकली कैंसर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल है, यानी कि आपकी ही बॉडी के सेल जो कि नॉर्मल है वो इट हैज गॉन एबनॉर्मल, एंड एबनॉर्मल ग्रोथ। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि अगर अर्ली तशखीस कर लिया जाए और अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्योरेबल है, अगर उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। बेसिकली इसकी अलामतें ये हैं कि इट प्रेजेंट्स एज अ लंप, यानी कि गुठली, ब्रेस्ट में गुठली जो कि रिजॉल्व नहीं हो रही। अगर किसी औरत को फील करती है कि उसके ब्रेस्ट एबनॉर्मल है और फील करती है कि वहां पे गुठली है, तो वो शी शुड कंटिन्यू टू कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि अगर वो गुठली रिजॉल्व नहीं हो रही, इट नीड्स फर्दर अटेंशन, मीन्स फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, मे वेल बी बायोप्सी। जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए जो मेन टेस्ट है इसको मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम बेसिकली इज ए रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो कि रेडियोलॉजी में होता है, और उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज नजर आ रही है ब्रेस्ट में, उसके फ्यू पैरामीटर्स हैं, फ्यू मार्कर्स हैं, अगर वहां पे नजर आते हैं, विच इज इफ देयर इज अ हाई सस्पिशन कि ये कैंसर हो सकता है, देन पेशेंट रिक्वायर्स बायोप्सी।
अगर अर्ली तशखीस हो जाती है तो इट्स ट्रीटेबल, और इस नॉट ओनली ट्रीटेबल, इट्स लाइक अ नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पेशेंट जो है वो नॉर्मल जिंदगी उसके बाद गुजार सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोन ड्रिवन होता है, यानी कि औरतों में जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये ये डेवलप होता है। और जैसे कि साजिद आपने बताया अपना एक्सपीरियंस, बहुत यंग लड़की जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। इट्स नॉट दैट कॉमन इन यंग फीमेल्स बट इट कैन हैपन। जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो बेसिकली 50 टू 70 है, लेकिन ये कि हर कंट्री में डिफरेंट ग्रुप है जहाँ पे स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। जैसे पाकिस्तान में 40 साल के बाद, 40 इयर्स के बाद ये रिकमेंडेड है कि यू शुड डू स्क्रीनिंग, क्योंकि उसमें ये होता है कि स्क्रीनिंग में जो कि कैंसर डेवलप हो रहा होता है वो तशखीस हो जाता है और उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर आयशा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको रोकता चलूँगा कि जैसे ज़िक्र मैंने शुरू में किया कि एक यंग एज की जो बच्ची थी जिनको ये इस तरह के अलामतें वगैरह शुरू हो गई। कहीं इनका ताल्लुक जो है फैमिली हिस्ट्री से तो नहीं है, अगर अगर फैमिली में वालिदा को हो या नानी या दादी को हो और उनको चांसेस है कि वो अपनी एज से जो एक्सपेक्टेड एज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ओल्ड एज में ज़्यादा है, 40 प्लस के बाद ज़्यादा होते हैं। तो कहीं फैमिली हिस्ट्री की वजह से ऐसा तो नहीं है कि अर्ली के भी चांसेस होते हैं होंगे या होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है साजिद, क्योंकि अगर अर्ली एज में किसी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, इट्स हाईली लाइकली इट्स रिलेटेड विद द जेनेटिक डिजीज और द प्रीडिस्पोजिशन। लाइक देयर आर मेनी जीन्स, इन पर्टिकुलर BRCA1 जीन और BRCA2 जीन। तो उसमें ये होता है कि अर्ली एज में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इस किस्म की फैमिली में जिनमें पता है कि ये जीन कैरी करते हैं, उनमें रिकमेंडेशन ये है कि दे शुड स्टार्ट अर्ली स्क्रीनिंग। और यंग एज में मैमोग्राम इज नॉट दैट एफिशिएंट टू पिक ब्रेस्ट लीजन्स। यूजुअली रिकमेंडेशन है कि अल्ट्रासाउंड किया जाए, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसको उसके लिए रिकमेंडेड है कि दे शुड हैव द MRI ब्रेस्ट। फैमिली में अगर ये रन कर रहा है तो देयर इज अ 80% चांसेस कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है, और उसमें बाज़ औक़ात रिकमेंड करते हैं कि अर्ली और प्रोफिलैक्टिक एज़ अ प्रिवेंशन मेस्टेक्टमी, यानी कि ब्रेस्ट सर्जरी करवा लें। तो यहाँ पे डॉक्टर आयशा, इसी से रिलेटेड में जो है क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन अभी भी जो है मौसूल होने शुरू हो गए हैं, वो हम बाद में आपसे पूछेंगे। जैसे हम लोग बात करें इस वक़्त यंग एज की, और इसमें जब बॉडी की चेंजिंग्स भी आ रही होती है, और अमूमन मैं देख रहा होता हूँ कि जिसपे अक्सर प्रोग्राम्स में भी होता है कि लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आप सेल्फ एग्जामिन्स कर लें। लेकिन जो बॉडी की चेंजिंग आती है, जो उस वक़्त जो एज होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, जब वो टीन एज में होते हैं, तो वो बड़े शर्मीले होते हैं। वो इस तरह के चेंजेस को ना ही तो डिस्कस करना चाहते हैं, अगर डिस्कस करते भी तो अपनी किसी सहेली से या दोस्त से। और अगर इस तरह के कुछ हालात हो तो उनको फिर ये सुनने को मिलता है कि अब आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली चेंजिंग्स आ रही है, कुछ चीज़ें आपकी चेंजिंग आ रही है, तो ये उनकी अलामतें हैं, जैसे पेन होना या कुछ अपनी बॉडी चेंजिंग। तो वो जो उस एज की बच्ची होती है, वो जब अपने एग्ज़ामिनेशन करेगी, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, वो किस तरह करेगी फिर? बेसिकली सेल्फ एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रेस्ट में चेंजिंग्स पीरियड्स के डेट्स के साथ साथ भी होती हैं। पीरियड से पहले बहुत लंपी हो जाता है ब्रेस्ट, और उसके खत्म होने के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो हम एक वर्ड है ब्रेस्ट अवेयरनेस, यानी कि हर एक को, हर इंडिविजुअल लड़की को और औरत को पता होना चाहिए कि उनके ब्रेस्ट में कोई लंप है या कैसे फील होते हैं, पहले पीरियड से पहले और पीरियड के बाद। अगर उसमें ये कि कोई लंप है जो कि परसिस्टेंट है और रिजॉल्व नहीं हो रहा है, इट नीड्स फर्दर अटेंशन, एंड दे शुड गो टू देयर GP एंड गेट दिस सॉर्टेड। सही। जैसे अब लोग इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो है जो हम लोग लकी हैं कि हमारे जो है मेडिकेयर कार्ड है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लोग हैं, क्या मेडिकेयर कार्ड जो है इस तरह की ट्रीटमेंट या इस तरह के टेस्ट वगैरह में जो है इंक्लूडेड है, या ये आप खुद से जो है आपको पे करने होते हैं? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में 7 औरतों में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होगा, यानी कि दिस इज द इंसिडेंट। और
जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि 50 से 70 साल की उम्र में ये कॉमन है, इन पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जब आप यू टच एज 50, यू आर इनवाइटेड टू गो फॉर द ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, यानी कि आपको गवर्नमेंट यहाँ से आपको इनविटेशन भेजती है कि आप जाके ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। और ये स्क्रीनिंग 50 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, एंड एवरी सेकेंड ईयर दे कंटिन्यू टू सेंड यू the invitation to have the breast screening. It's all Medicare rebate and it's all Medicare. अगर कोई 50 साल से छोटा है और 70 साल से बड़ा है और चाहता है कि उसे मेमोग्राम कराना है, they can go for that. और बस ये है कि उसमें गवर्नमेंट उनको इनवाइट नहीं करती है, लेकिन स्टिल इज मेडिकेयर रिबेटेबल। सही। जैसे अभी हम लोग जो है स्क्रीनिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर कोई स्क्रीनिंग नहीं करना चाहे तो इसके अलावा कोई और तरीकाकार है डायग्नोस करने के? बेसिकली स्क्रीनिंग में क्या कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन, उसमें प्री कैंसरस एक कंडीशन होती है जिसे हम DCIS कहते हैं, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, विच इज प्री कैंसरस, कि अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इस लीजन को छोड़ देंगे तो ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो ये अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे तो ये लीजन तो यू कैन नॉट पिक दैट, क्योंकि ये आप इनफैक्ट फील भी नहीं कर सकते। अगर आप मैमोग्राम नहीं कराएंगे और आपको लंप फील होता है तो दैट्स मीन कैंसर हैज डेवलप्ड, तो यू देन रिक्वायर डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। स्क्रीनिंग नहीं, उसको हम स्क्रीनिंग नहीं कहते, हम उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। और उसके बाद ये कि बायोप्सी टू कंफर्म एंड देन फर्दर ट्रीटमेंट। बायोप्सी की बात प्रॉपर करते हैं। अभी चलते हैं हमें ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद ये जो है ये सिलसिला जो है जारी रहेगा, और डॉक्टर आयशा के साथ हम पूछेंगे बहुत सारे सवाल, और आप लोग की जो जितने भी क्वेश्चन जो है थ्रू आप लोग जो है कमेंट्स या मैसेजेस कर रहे हैं वो सारे हम पढ़ेंगे आफ्टर जो ऑस्ट्रेलिया टाइम में 7:40 के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर आयशा से दोबारा। जी, डॉक्टर आयशा से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, और किस तरह के हम अपने आप को मुआयना कर सकते हैं। और अब हम डॉक्टर आयशा से सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से पार्ट से बॉडी के कौन से पार्ट से हम लोग ऐसे से शुरू कर सकते हैं और कौन से तक आप अपना मुआयना कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, वंस अगेन खुशामदीद ब्रेक के बाद। सेल्फ एग्जामिनेशन की जब हमारी बात हो रही थी कि खुद से भी आप जो है सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं अगर आपको शक हो रहा है, तो थोड़ा सा बताइए कि बॉडी के कौन से हिस्से से लेकर कौन से हिस्से तक जो है जो एरिया है वहां तक आप, जो भी लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर के एक आदमी को 700 तकरीबन 700 के दरमियान हर एक आदमी को ब्रेस्ट कैंसर इन दिनों डायग्नोस हो रहे हैं। तो कौन से हिस्से से लेकर कौन से हिस्से तक वो अपने सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं? बेसिकली जब इट कम्स टू द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं यूजुअली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बट आई टेंड टू से ब्रेस्ट अवेयरनेस, के पता होना कि आपके ब्रेस्ट में कहाँ पे कोई एबनॉर्मल पार्ट है। तो और ये कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट एज वेल, क्योंकि ब्रेस्ट अंडरगोस अ लॉट ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द होल मंथ। इस इन पर्टिकुलर के जब पीरियड्स होते हैं उससे पहले काफी लंबी हो जाता है, पीरियड के बाद जो होता है वो लेस लंबी होता है। तो पीरियड जब खत्म हो जाए उसके 2-3 दिन बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज द राइट डे व्हेन यू कैन make yourself aware of any abnormality in your breast. Basically, you do a circular check on your breast, कि आप अपने hand को circularly उसको move करते हैं, and if you find any abnormal area, try to confirm that by doing 2 to 3 times. इसके अलावा आर्म पिट यानी कि जो एक्सिला होता है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो ऊपर आगे ऊपर तक आर्म पिट तक जाता है, उसका सम पार्ट, उधर भी उसमें कोई भी गुठली अगर आपको फील हो रही है या कोई लंप फील हो रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट अवेयरनेस एज वेल. And this is what you should be doing every month, once in a month, to make sure that there isn't any abnormal area. And if you do find any abnormal area, try to keep an eye on it. And if it is not resolving, go and check, get checked with your GP.
तो डॉक्टर आयशा भी जिस तरह भी कुछ लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई खातून है, जब उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है और उनके बाद डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो जो भी वो एक टाइम होता है इलाज का, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो कीमो का हो, जो बेबी है उस पे कितना असर हो सकता है और ऐसे हालत में कौन से जो है एहतियाती तदबीरें जो कि एक माँ को करनी चाहिए? ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है अगर प्रेग्नेंट फीमेल को पता चले कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि देयर आर टू थिंग्स वी नीड टू लुक फॉर एंड वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। एक तो माँ है और दूसरा ये कि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। तो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये है कि जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं उसमें बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो वो बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है, स्पेशली अगर कीमोथेरेपी देनी है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो अफेक्ट कर सकती है बेबी के ऑर्गन्स को और हो सकता है कि बेबी की इसमें डेथ भी हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, अगर ये छोटा सा लंप है और ER PR पॉजिटिव है जो कि प्रोटीन होती है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो यूजुअली रिकमेंडेशन होती है कि सर्जरी पहले कर ली जाए और कीमोथेरेपी देने के लिए इंतजार करेंगे बेबी डिलीवर हो जाए, उसके बाद जो है वी कैन डिस्कस दी कीमोथेरेपी देन। इसके अलावा जो भी डायग्नोस्टिक चीजें हैं यानी कि एक्सरेज हैं विच आर अगेन नॉट एडवाइजेबल इन द प्रेग्नेंट फीमेल, तो ये कि इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। एक तो ये कि इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट एंड आल्सो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ रियली डिफिकल्ट टाइम कि माँ जाहिर अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहती, नहीं देना चाहती, और उसको खुद को सीरियस डिजीज है, तो इट इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन। वी नॉर्मली हैव साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व, we have the gynecologists involved, we have the surgeons involved to be able to come up with the appropriate optimal plan for this patient, क्योंकि this is not an easy one to deal with. सही। अच्छा, इसी इसी सिनेरियो में अगर वो जो बेबी गर्ल अगर हो जाए, इसी सिनेरियो में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो हम्म बेबी होगी, जब जब ऑफ कोर्स जब वो माँ के फीटस में, तो माँ को ये डायग्नोस हुआ, तो वो जो लड़की होगी उनकी लिए जो है कितने चांसेस है कि उनको ये साइन जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली एज में स्टार्ट हो सकते हैं, या इसका कोई ताल्लुक नहीं है अपनी माँ से कि अगर उस वक्त प्रेग्नेंट थी तो बच्चे को लाजमी होगा? नहीं, उससे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी की औलाद होती है, सॉरी, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को है और उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है और औलाद उससे पैदा होती है, इट हैज नथिंग टू डू बाय, मतलब क्लैरिफिकेशन में इधर करूंगी कि माँ अपने बच्चे को कैंसर पास ऑन नहीं कर सकती, ये जीन होती है बेसिकली। अगर वो एबनॉर्मल जीन है देन अगेन, अगर माँ में वो एबनॉर्मल जीन थी तो जो बच्चा होगा वुड बी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। अदरवाइज अगर माँ में कोई जीन नहीं थी तो just because she had a cancer during the pregnancy does not mean that she can pass it on to the baby. तो माँ अपनी बेबी को फीड करा सकती है? It depends on the timing. अगर माँ कीमोथेरेपी उसकी चल रही है तो कीमोथेरेपी के दौरान इट्स नॉट एडवाइजेबल टू फीड द बेबी, क्योंकि कीमोथेरेपी के जो केमिकल्स होते हैं वो बेबी को भी ट्रांसफर हो जाएंगे, और इन दैट केस के जो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट है वो बेबी को भी होंगे, जो कि जाहिर है न्यू बॉर्न के लिए नो वन वांट्स दैट, दैट्स द बेसिक रीजन। तो कीमोथेरेपी के दौरान नो दे कैन नॉट, if they have finished off the chemotherapy then it's possible, लेकिन यूजुअली इसके बाद जो है पेशेंट को हार्मोन ट्रीटमेंट यानी एंटी हार्मोन यानी कि टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अगेन इट कैन बी पास्ड ऑन थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। तो इट्स एडवाइजेबल बिकॉज अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर डायग्नोसिस हुई है तो आई थिंक दिस इज जस्ट द वल्नरेबल पीरियड, लेकिन अगर डायग्नोसिस प्रेगनेंसी से काफी पहले हुई थी दे कैन स्टिल फीड द बेबी। जी, यहाँ पे जो है जैसे अभी जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि डिस्चार्ज होना, सही ना? जब फास्ट तो सलामत निपल से कोई डिस्चार्ज हो, लेकिन अगर वो जैसे रिसेंटली मदर बनी है, तो जो डिस्चार्ज होगा वो क्योंकि अभी क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है कि वो ये क्वेश्चन लाजमी पूछेगा कि जो इस तरह के डिस्चार्ज होते हैं, या जो शुरू में अर्ली जो बेबी को फीड दिया था, उस डिस्चार्ज में कलर वगैरह में फर्क होता है?
नहीं, उसमें फ़र्क नहीं होता। थोड़ा अ, जी, जी। अच्छा, आई थिंक जो सवाल है वो मुझे बहुत क्लियर नहीं है कि वो क्या हाँ, पूछना कि चाह वो रही हैं। एक्चुअली किस तरह सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं उसको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके सवाल कंप्लीटली अगर आप मुझे दोबारा मैसेज पे भेज दें, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। आते हैं अगली तरफ जो इस तरह के पेशेंट होते हैं कि उनके जो इर्द-गिर्द जो उनकी फैमिली वाले फैमिली जो होते हैं हस्बैंड, भाई, ब्रदर, इन लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे ऐसे सिनेरियो में जब एक लड़की है डायग्नोज हो गया है और वो अनकरीब जो है बेबी डिलीवर कर रही है, जो उनकी फैमिली का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे ऐसे सिनेरियो में? फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लड़की है वो तो वैसे ही साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड फिजिकली अंडर स्ट्रेस है कि उसका प्रेगनेंसी भी है और उसको कैंसर भी है, तो शी डज रिक्वायर a lot of support from the family, emotionally and physically and from all aspects. So I think supporting them is very important. And for those support, usually we have a breast care nurse, we have a nurse available, we have the psychologist to support the whole family, just not to patient only. अच्छा, यहाँ पे भी जो लोग हमें फ़ेसबुक वगैरह पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं, तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो लोग स्टूडियो नंबर है, आप लोग के नाम पढ़े बगैर आपके मैसेज आप डॉक्टर साहब तक पहुँचा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब एक जो है एक मोहतरमा कहना है कि आप लोग की जो क्लिनिक्स हैं, आपकी फील्ड है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद है मेलबर्न में और अगर हैं तो अगर नहीं है, तो कौन-से इदारे में हम लोग अपने जो है मेमोग्राम वगैरह करा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ सिस्टम है, इट्स वेरी वेल डेवलप्ड एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मेलबर्न हो या विक्टोरिया हो या ये कि अदर कोई भी स्टेट हो, there are many screening facilities available throughout the states. So it would be available. आप बस आपको ये करना है कि you go to your GP and they can make a referral for you to have the mammogram done. Otherwise, as I said, कि आपका 50 to 74, you receive a invitation from the government to do the screening, and they send you the details where you should be going. So it's readily available. You don't have to find it. It's just there. You just have to go and talk to your GP. कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इसमें डिले आया था और थोड़ी देर के लिए स्क्रीनिंग बंद हुई थी मार्च एंड अप्रैल के मंथ में, लेकिन ये कि वो दोबारा से ओपन हो गई है एंड दे आर टेकिंग ऑल appropriate measures to make sure that there isn't any spread of the virus and maintaining the social distancing and all the masking and everything which is required. सही। डॉक्टर साहिबा जैसे ये मर्दों में भी ये जो है ये कैंसर के चांसेस होते हैं और जो रेशो अलबत्ता कम है, लेकिन हर 650 या 670 में से एक मर्द को लाज़मी होता है। तो मर्दों में ये जो है इनकी कॉजेज़ क्या होते हैं और मर्दों की साइंस सिस्टम पे जो है अगर थोड़ा बताइएगा कि मर्दों में क्या सेम साइंस सिस्टम होते हैं या थोड़े डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि it was very interesting when I was talking to few of my other like friends and family members. तो उसमें when we talk about it, one of the person said, क्या ये मर्दों को भी होता है? मर्दों में तो ब्रेस्ट ही नहीं होते। लेकिन इन फैक्ट व्हाट हैपेंस इज कि ब्रेस्ट मर्दों में होते हैं लेकिन डेवलप नहीं होते, क्योंकि उसमें जो डक्ट्स एंड जो ग्लैंड्स होते हैं, दे नॉट डेवलप बट दे डू हैव द ब्रेस्ट टिश्यू देयर, सो यस दे कैन हैव द कैंसर एंड एज यू हैव सेड वेरी राइटली, वन इन around 70 will have the breast cancer, which is in comparison to 1 in 7 female, यानी कि फीमेल जो है वो 100% at higher risk. मेल में भी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो यही है कि दे मे फाइंड अ लंप एंड इफ इट इज नॉट रिजॉल्विंग दे नीड टू टेक दैट सीरियसली, कि दे शुड गेट द मेमोग्राम डन, अल्ट्रासाउंड डन फॉर दैट। एंड अगेन अगर मर्दों में, क्योंकि अनकॉमन है, अगर देखा जाए तो फिर ये कि it's highly likely that they may well be carrying a specific gene which predispose them to have the breast cancer. सही। अभी हमें एक और क्वेश्चन जो है भेजा है, मैं इनको थोड़ा-सा अच्छा इन्होंने अच्छा क्वेश्चन तो मैं आपसे जो है पूछ चुका हूँ। हमें एक हमारे लिसनर से पूछ रही है या पूछ रहा है, नाम नहीं मेंशन किया है कि जो कहते हैं मेनी फीमेल्स हैव सेम लम्प्स इन ब्रेस्ट, समटाइम्स पेनफुल
और सम टाइम कहते हैं कि पेनलेस होते हैं। तो नॉर्मल हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह और समथिंग जो रिलेटेड कैंसर जो हैं, किस तरह हम बताएँ कि नॉर्मल है या रिलेटेड टू कैंसर है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली अगर पेनफुल लम्प है ब्रेस्ट में, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि इट वुड बी अ कैंसर। जो कैंसर का लंप होता है वो पेनलेस होता है, लेकिन अगर पेनफुल लंप है जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा, you still need to get this sorted. You still need to go to your GP to get the mammogram or ultrasound done depending on your age. लेकिन अगर पेनफुल है, क्योंकि पीरियड्स के साथ जैसे जैसे हार्मोन अप एंड डाउन होते हैं, तो लंपीनेस एंड पेनफुल ब्रेस्ट इज वेरी कॉमन। लेकिन अगर कोई लंप मुसलसल है, रिजॉल्व नहीं हो रहा, इट डज रिक्वायर अटेंशन। लेकिन यूजुअली जो कैंसर है वो पेनलेस लंप होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड तो जो है उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है स्प्रेड होते हैं बॉडी में बाकी पार्ट को, जैसे हार्ट या ब्रेन और चीज़ को डैमेज कर सकते हैं, या अपनी जगह पे ही रहते हैं, वहीं से जो है बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं? जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, वो उसकी जो सर्वाइवल है वो मोर देन 91% है। यानी कि जो इसको अगर कैंसर डायग्नोस हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रही हूँ, इट्स लाइकली कि वो दे बी क्योर्ड। इट्स मोर देन 91% चांसेस। अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है, इन फैक्ट इट्स मोर देन 95% चांसेस दे वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब ब्रेस्ट में लंप डेवलप होता है और अगर इफ इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ, इट स्टार्ट्स टू गो टू द लिम्फ नोड फर्स्ट। लिम्फ नोड क्या है? वो है गुठलियां, आर्मपिट में होती हैं। अगर कैंसर ब्रेस्ट में है तो दैट वुड बी द फर्स्ट प्लेस वेयर द कैंसर सेल्स कैन गो। अगर तब भी किसी ने अटेंशन और डॉक्टर्स के पास नहीं किया है, देन इट कैन स्टार्ट मेटास्टेसाइजिंग और स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे बोन है, बोन इज द कॉमनेस्ट साइट, अदरवाइज इट कैन गो टू द लिवर, इट कैन टू द लंग। लेकिन इस सिचुएशन पे यूजुअली यहाँ एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में हम लोग बहुत कम पेशेंट देखते हैं जो कि मेटास्टैटिक और स्प्रेडेड कैंसर के साथ आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत है, स्क्रीनिंग रेडिली अवेलेबल है एंड ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। सही। तो डॉक्टर जो है इसी जैसे अभी स्लो जो है अभी मैसेज आना शुरू हो गए, और मैं हो सकता है सारे मैसेज भी ना पढ़ लूँ आप लोग क्वेश्चन के, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको हैंडल कर लें। एक खातून का पूछना है, हम लोग पहले भी मैं हाल से इस पे बात कर ली थी कि जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट होती है उनकी प्रेगनेंसी पे कितना असर हो सकता है, और वो दोबारा जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस है उनकी। गायनेकोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन है। बेसिकली अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है and they are premenopausal, if they are young, yes, they still can get pregnant. लेकिन depending on the type of the breast cancer and the risk factors involved and how big the cancer is, how many lymph nodes involved, क्योंकि जो treatment है it's usually consist of surgery plus minus chemotherapy plus minus radiation plus minus endocrine treatment depending on the type of the breast cancer. Chemotherapy usually जो है वो it can affect the ovaries to the point that someone may not be able to get pregnant again, and that's the reason. If someone is requiring chemotherapy, we normally go for the fertility preservation, where they could have the IVF or the ovum preserved or embryo preserved or part of the ovaries preserved. And once they have completed the treatment, then they can utilize those options afterward. तो प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, लेकिन ये कि वी हैव टू प्लान अहेड। ये नहीं कि ट्रीटमेंट एंड कीमोथेरेपी के बाद एंड एंडोक्राइन ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इज कमिंग एंड वांटिंग टू गेट प्रेग्नेंट, the chances would be low in that case. So you have to be prepared. You have to talk to your oncologist and gynecologist and surgeon if you're wanting to retain your fertility prior to starting any chemotherapy or any systemic treatment for the breast cancer. डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी खातून को या मर्द को एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो और उसके अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट भी हो गई और वो मुकम्मल रिकवर हो गई, तो दोबारा उनको चांसेस होते हैं दोबारा ब्रेस्ट कैंसर के, या बस एक ही दफ़ा ज़िंदगी में होता है कि भाई अब तो हो गया, अब तो कभी नहीं होगा? तो ये रिपीट As far as अगर ब्रेस्ट आपकी रिटेन्ड है, यानी कि अगर आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू इज देयर, देन यस you still can have cancer. Usually जो है it's common to have recurrent or second primary breast cancer.
अगर एक पर्सन को दोबारा जिंदगी में होता है, वी डेफिनेटली चेक देम फॉर द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कि उनमें कोई दे आर नॉट कैरिंग एनी जेनेटिक और द जीन विच प्रीडिस्पोज देम टू हैव कैंसर अगेन एंड अगेन। दोबारा हो सकता है, लेकिन ये कि इट्स अनकॉमन। डॉक्टर आयशा, आपके साथ हम दोबारा जो है अभी चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे और आपसे हम लोग आपके एक और पहलू के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं, हम जो डॉक्टर हैं, और हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जो एंजाइम वगैरह क्या है और ये कितनी हेल्पफुल है टू गाइड देम, कि अगर ये लोग जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे मौजूद है तो एग्जाम वगैरह होते होंगे इन लोगों के, तो उसके बारे में तो आपसे जो है ये सारे सवाल पूछेंगे एंजाइम के बारे में इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में मेजॉरिटी खवातीन ये मानती हैं कि उनको तो ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता। मुझे क्यों होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कैसा सवाल है? नो वे। गलत। ब्रेस्ट कैंसर हर औरत को हो सकता है और पाकिस्तान में इसकी शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसीलिए रोश और गुल अहमद दे रहे हैं आपको एक डिस्काउंट कूपन, जिससे आप करवा सकते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से 7,000 का मैमोग्राम सिर्फ 1,000 रुपए में। अगर आप 40 की हैं तो हर साल का एक दिन अपनी जिंदगी के नाम कीजिए और मैमोग्राम जरूर करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी तशखीस उतना ही ज्यादा सेहतमंद जिंदगी का इम्कान है। क्योंकि मैमोग्राम मस्ट है। जी, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि आप मैमोग्राम लाज़मी कराइए, और जो है महँगे भी हैं, जैसा भी उन्होंने बताया कि 7,000 में, लेकिन मेरे ख़्याल से कि अब तो सस्ते हो गए हैं, 2,000 या इतने में मैमोग्राम हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो काफ़ी सालों से बाहर हूँ। बहरहाल ब्रेक से पहले डॉक्टर आयशा से जो है हमारी बात हो रही थी ब्रेस्ट कैंसर के जो है बारे में, क्योंकि ये महीना है अक्टूबर का, और अक्टूबर के महीने में जो पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब डॉक्टर आयशा ने दिए, और आप लोग की बहुत सारी जो क्वेरीज थी, अब आप लोग जो है क्लियर हो गए कि आपको करना क्या है। और अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जो है इस बीमारी से जो है मुकाबला कर रहे हैं, तो आपका, अगर आप हेल्दी हो, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप किस तरह उसको जो है मोटिवेट कर सकते हैं जिंदगी के बारे में। अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारे दांत गिर जाते हैं तो उसको भी हम परेशान हो जाते हैं, ये तो फिर भी जिंदगी का मसला है। और लड़के, अगर किसी लड़के को आप बोल दो कि आपका पेट निकल गया, आपके बाल गिर गए, तो मारने को आएगा। लेकिन अगर हमारी खवातीन को इशू है, तो हम मर्द बड़े बेवफा निकलते हैं, हम पीछे हट जाते हैं कि आप हमारी काबिल नहीं हो। हालांकि 10-12 साल गुजरते हैं, तो मर्दों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बहनों, बेटियों, सबकी जो है ख्याल रखें। डॉक्टर आयशा जो है हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा जो है एनजेफ की प्रेसिडेंट भी हैं, और इतनी मसरूफ जिंदगी में ये नौजवान जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको भी गाइड कर रही होती है, और उनकी सदर हैं। जब सदर का लफ्ज आता है तो हम जो है बड़े, हमारे दिल में आते हैं कि बड़े जैसे खतरनाक से लोग नहीं होते कि अब हुक्म चलाने वाले हैं, तो बड़ी नरमी के साथ, बड़ी प्यार से। डॉक्टर आयशा, बताइएगा थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को एनजेफ क्या है, और उसमें आप लोग की जो एनजेफ जो इदारा है, फंक्शन के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जी। एनजेफ बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में, और आपने जैसा कहा कि सदर का जब नाम आता है तो बड़ा ही लगता है कि कोई रोबदार बंदा होगा, और लेकिन इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट और एनी ऑफिस होल्डर और एनी एग्जीक्यूटिव कमिटी, आई थिंक इट जस्ट इंक्रीजेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन एनी, जो आप कह रहे हैं कि आपका रोब और ये कि जैसा आपका इमेज बनता है, दैट्स वेरी डिफरेंट। सो एनजेफ अगेन, सवाल पूछते भी गेटिंग डरते बैक टू हैं दी, कि यार, कुछ लोग होते हैं सवाल पूछते भी डर रहे होते हैं कि मैडम की डांट ना दें। नहीं नहीं, यहाँ पे इनफैक्ट आई थिंक नो वन यूज मैडम। Oh, that's good. तो एनजेफ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ये है ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, यहाँ विक्टोरिया में। एनजेफ विक्टोरिया इज वन ऑफ द ब्रांच वेयर representing Pakistani doctors who have moved down to Australia and working in Victoria. Our whole idea of making this organization back in 2012 was to unite all the Pakistani doctors together, because obviously we have different social background. We are from Pakistan and we have
little different social background here in Australia. So I think us to collaborate, talk to each other, and also make a difference as a big group. क्योंकि अगर आप individually कुछ change करना चाहते हैं, it's really difficult. But if you do as a group, I think it's easier. In addition to that, it's also we organize social events for our doctors, for community. We also organize fund collection, charity, as well as also organizing some educational activities for the doctors here, as well as doctors who wanting to come to Australia, in particular from Pakistan. क्योंकि आपको जैसे पता हो कि पाकिस्तान से यहाँ पे आके you just cannot start working. You have to take FEMA licensing exam. You have to then do further testing to be able to or be compatible with the Australian standards. So NSEP also help those candidates and doctors to settle down in Australia as well. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा। मुझे तो अभी सोच रहे कि यार कि आपको के जब प्रोग्राम्स होते होंगे या इवेंट वगैरह, तो ऐसा तो नहीं है कि जो उस वक्त डोर पे खड़ा हुआ है या जो उस वक्त सर्व कर रहे हैं सबके गले में जो है स्टेथोस्कोप्स हैं प्रोग्राम्सों में और वाइट कोट पहने हुए हैं और इवेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ, या नॉर्मल कपड़े में सब आ रहे होते हैं? अक्सर ये होता है ना कि स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं, अभी मैं कौन हूँ, अच्छा किचन साइड पे मैं आपको डिनर देने आया हूँ, ऐसा तो नहीं होता जो आप लोग इवेंट्स वगैरह होते हैं? नहीं जो सोशल इवेंट नहीं जी, सोशल इवेंट का मेन रीजन ही ये है कि जहाँ हम सोशलाइज कर सकें थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से हटके। तो बड़े नॉर्मल हमारे सोशल इवेंट्स होते हैं। हम लोग इनफैक्ट ट्राई टू हैव इवेंट्स टुगेदर विद पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ईद का हमारा एक फंक्शन होता है जो कि ज़ाहिर हम पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट ईद मनाते थे और बड़ी हमारी गहमा-गहमी होती थी, बड़ा शोर-गुल होता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्वाइट होता है। तो ये कि हम सब मिलके अपनी तरह से ईद जैसे कि हम पाकिस्तान में मनाते थे, तो वो एक हमारा वो इवेंट होता है। तो ये कि इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी सोशल एंड वेरी non-doctor appearance without any stethoscope and without any white coat. सही। अगर आप लोग ईद शो का नाम दे दो ईद विद डॉक्टर्स, तो लोग बोलेंगे नहीं हमें डॉक्टरों के साथ कम से कम ईद तो नहीं मनानी है, ऐसा कुछ नाम तो खैर नहीं आएगा। डॉक्टर आयशा, क्योंकि टाइम भी जो है ऐसे तेजी के साथ चला और पता भी नहीं चला, कोई पैगाम देना चाहें ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भी पैगाम के लिए कोई मैसेज? बेसिकली क्योंकि ज़ाहिर है ये अक्टूबर का महीना है, हम लोगों ने डिस्कशन काफ़ी ब्रेस्ट अवेयरनेस पे की है, तो मेरा पैगाम ब्रेस्ट अवेयरनेस से ही रिलेटेड होगा कि अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट एंड फॉर टू गेट दिस डिटेक्टेड अर्ली वी हैव टू हैव द स्क्रीनिंग व्हिच इज़ मैमोग्राम। So it's important whether you are in Pakistan, whether you are in Australia, please do go for screening. Early detection is the key and that can save lives. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा सांजावाज रेडियो को टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जो है। जब तक हमें आप दीजिए इजाजत जी। जैसे हमारी थी जो डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी, और डॉक्टर आयशा जो है वेल नॉन पर्सनालिटी है मेलबर्न में, ऑन्कोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में जो है लेक्चरर भी हैं। साथ साथ में आपको पता चला कि एनजेप जो है जो डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रेसिडेंट भी है, और माशाल्लाह कितनी कूल पर्सनैलिटी है। अगर आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और खासकर अगर आप मेलबर्न विक्टोरिया में हैं और आपके जो है कोई भी जगह पे परेशान है और आपको जो है गाइडलाइन की जरूरत है, तो एनजेप आपके लिए हमेशा मौजूद है। और ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस फील्ड में आप होते हैं उस फील्ड की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो ये कम्युनिटी के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। और डॉक्टर आयशा जो है उन्होंने इतनी मसरूफ होती है, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला और आप लोग को जो है अवेयर किया कि ब्रेस्ट कैंसर के अलामत थे, उनके साइंस सेंटर वगैरह जो है क्या होती है और कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस पे जो है शर्म नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो जब बात करते हैं, इवन जब मैं अपनी बात करूं, अगर हम लोग भी लड़के भी बात करते हैं कि छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, तो हम मर्दों को भी बोलते हुए शर्म आती है। तो औरतें बेचारे फिर क्या करेगी, फिर हमारी बहन बेटियां क्या करेगी? हमें जो है इस मर्ज को से शर्माना नहीं है, इससे घबराना भी नहीं है और डरना भी नहीं है, और इस पे सिर्फ बात करनी है। जब बात होगी तो उसका फिर मसले का हल भी निकलेगा। और हमारे अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं, और वो आपकी इस हालत में अगर आप बीमार हैं, आप यकीन करें, आप जो है जो आपकी मायूसी है उसमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार सेम टाइम पे और सेम शो में। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज।